गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 1 दोस्तों। और पार्ट 1 जैसे खत्म का दोस्तों, पार्ट 2 इसका करवाएंगे दोस्तों। और टोटल जीके दोस्तों, इसमें आपका टोटल जीके जीएस जीएस है दोस्तों इसमें। और हर एक एग्जाम के पर्पज से दोस्तों यह सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें दोस्तों अभी तक में हम लोग देखिए 2.1.10 तक दोस्तों ये हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, ये भारत के उच्च न्यायालयों की सूची तक हम कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। और आज जो दोस्तों हम लोग करने वाले फ्रेंड्स ये है भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा और लोकसभा सीटों का वितरण। तो देखिए दोस्तों, 2.1.11 में हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। ये 2.1.11 देखिए दोस्तों, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा और लोकसभा सीटों का वितरण किस प्रकार हुआ है, ये देखिए आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश से चलते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा और लोकसभा की सीटों का वितरण सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, क्रमांक है ये। और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। सबसे पहला हमारा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है। आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा सीट है और लोकसभा की सीट 25। आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा और लोकसभा 25। अरुणाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा है और 2 लोकसभा सीट है। अरुणाचल प्रदेश में 1 राज्यसभा सीट और 2 लोकसभा सीट है, सिर्फ 2 है अरुणाचल प्रदेश में। असम में है 7 राज्यसभा और 14 लोकसभा, 7 राज्यसभा और 14 लोकसभा है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में 16 राज्यसभा है और 40 लोकसभा सीटें, 40 लोकसभा सीटें। नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ में 5, छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा का सीट है और 11 लोकसभा का सीट है। छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा का सीट है और 11 लोकसभा का सीट है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है गोवा। गोवा में है 1 लोकसभा का, राज्यसभा का और 2 राज्यसभा का। और गोवा सेम है। अरुणाचल प्रदेश में भी 1 राज्यसभा है और 2 लोकसभा, 2 लोकसभा का सीट है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा दोनों सेम ही है एक तरह से। और गुजरात में देखिए, गुजरात में 11 राज्यसभा और 26 लोकसभा का सीट है। गुजरात में 11 राज्यसभा और 26 लोकसभा का सीट है। और हरियाणा में 5 लोकसभा और 5 राज्यसभा और 10 लोकसभा का सीट है। देखिए 5 हरियाणा में 5 और उसके बाद छत्तीसगढ़ इसमें भी 5 ही राज्यसभा का सीट है। और हरियाणा में क्या है दोस्तों, तो 10 लोकसभा का सीट है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा का सीट है हिमाचल प्रदेश में और 4 लोकसभा का सीट है। झारखंड में 6 राज्यसभा का सीट है और 14 लोकसभा का सीट है। झारखंड में 6 राज्यसभा का सीट है और 14 लोकसभा का सीट है। आगे कर्नाटक में 12 राज्यसभा का सीट है और 28 लोकसभा का सीट है। कर्नाटक में 12 राज्यसभा का सीट है और 28 लोकसभा का सीट है। नेक्स्ट है केरल में 9 राज्यसभा का सीट है। केरल में 9 राज्यसभा का सीट है और 20 लोकसभा का सीट है। केरल में 9 राज्यसभा का सीट है और 20 लोकसभा का सीट है। केरल में 9 राज्यसभा का सीट है और 20 लोकसभा का सीट है केरल में। और मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा का सीट है और 29 लोकसभा का सीट है। मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा का सीट है और 29 लोकसभा का सीट है। नेक्स्ट महाराष्ट्र में देखिए 19 लोकसभा का सीट, राज्यसभा का सीट और 48 है लोकसभा का सीट। 19 है राज्यसभा का सीट और 48 है लोकसभा का सीट। मणिपुर में देखिए, मणिपुर में हो गया 1 राज्यसभा 2 लोकसभा। अरुणाचल प्रदेश में भी हो गया था, गोवा में भी सेम ही था। और मेघालय में भी एक लोकसभा और 1 राज्यसभा और 2 लोकसभा। देखिए मणिपुर में 1 राज्यसभा, मेघालय में भी 1 राज्यसभा। मणिपुर में हो गया, मेघालय में हो गया और मणिपुर, मेघालय, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीनों में सेम ही है। मणिपुर में भी 2 लोकसभा है और मेघालय में भी 2 लोकसभा है और अरुणाचल प्रदेश में भी 2 लोकसभा है और गोवा में भी 2 लोकसभा का सीट है। और मिजोरम में देखिए, मिजोरम में 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा, 1 राज्यसभा और 1 लोकसभा का सीट है मिजोरम में। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नागालैंड पे। नागालैंड में देखिए, नागालैंड में भी 1 राज्यसभा और 1 लोकसभा। और मिजोरम में भी 1 राज्यसभा और 1 लोकसभा का सीट है। उड़ीसा में 10 राज्यसभा का सीट है और 21 लोकसभा का सीट है। पंजाब में 7 राज्यसभा और 13 लोकसभा का सीट है। पंजाब में 7 राज्यसभा और 13 लोकसभा का सीट है। नेक्स्ट है राजस्थान में 10 है राज्यसभा का सीट है। देखिए उड़ीसा में भी 10 है
और राजस्थान में भी 10 राज्यसभा का सीट है और 25 यहाँ पे लोकसभा का सीट है। लोकसभा में 25 सीट है राजस्थान का। नेक्स्ट सिक्किम। सिक्किम में एक राज्यसभा और एक लोकसभा, एक राज्यसभा एक लोकसभा। नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया और तो मिज़ोरम हो गया। नागालैंड मिज़ोरम सिक्किम, ये तीनों में एक एक राज्यसभा और एक एक लोकसभा का सीट है। नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में 18 राज्यसभा का सीट है और 39 लोकसभा का सीट है। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा का सीट है और लोकसभा का सीट इसमें 39 लोकसभा का सीट है यहाँ पे तमिलनाडु में। नेक्स्ट तेलंगाना। तेलंगाना में देखिए 7 राज्यसभा का सीट है और 17 लोकसभा का सीट है। तेलंगाना में 7 राज्यसभा का सीट है और 17 लोकसभा का सीट है। 7 राज्यसभा और 17 लोकसभा का सीट है, ठीक है। त्रिपुरा का देखिए, अब यहाँ पर त्रिपुरा में भी वही है, सेम है, एक राज्यसभा और 2 लोकसभा। त्रिपुरा में भी देखिए, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा मणिपुर, मेघालय हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद गोवा हो गया। तीनों में सेम ही है, एक राज्यसभा और 2 लोकसभा है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखिए 31 राज्यसभा का सीट है और 80 लोकसभा का सीट है। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा का सीट है और 80 लोकसभा का सीट है। नेक्स्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में 3 राज्यसभा का सीट है उत्तराखंड में और 5 लोकसभा का सीट है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 16, देखिए पश्चिम बंगाल और आपका हो गया बिहार, दोनों में 16 राज्यसभा सीट है और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा का सीट है, 42 लोकसभा का सीट है। नेक्स्ट देखिए, अब केंद्र शासित प्रदेश में आइए। केंद्र शासित प्रदेश में देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ 1 लोकसभा का सीट है। चंडीगढ़ में 1 लोकसभा का सीट है। अंडमान निकोबार में 1, चंडीगढ़ में सिर्फ 1 लोकसभा का सीट है। उसके बाद दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव में 2 है लोकसभा का सीट। उसके बाद जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में, जम्मू कश्मीर लद्दाख सब मिला के दोस्तों इसमें 4 राज्यसभा का सीट है और 6 लोकसभा का सीट जम्मू कश्मीर में है और 5 देखिए 6 टोटल मिला के 6 है लोकसभा का सीट। देखिए जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख मिला के 4 लोकसभा का सीट है, 4 राज्यसभा का सीट है, 6 टोटल 6 इसमें लोकसभा का सीट है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा और लद्दाख में 1 लोकसभा सीट है, ठीक है। अब लक्षद्वीप में देखिए 1 लोकसभा सीट है। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली में 3 राज्यसभा और 7 लोकसभा का सीट है। पांडिचेरी में 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा का सीट है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा और विधान परिषद सीटों की सूची। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लाते हैं मार्च 2025 तक। फ्रेंड्स, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें प्रत्येक की अपनी विधायी व्यवस्था है। विधायी व्यवस्था अपने अपने प्रत्येक में है। नेक्स्ट देखिए, अब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखिए आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 है। आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा सीट है और 58 सीटें विधान परिषद का है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में 158 विधानसभा सीटें हैं, 175 विधानसभा सीटें हैं और 58 विधान परिषद सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में जब हम चलते हैं तो 60 विधानसभा सीटें दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा सीटें दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा सीटें हैं और इसमें विधान परिषद का सीट एक भी नहीं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में 60 विधान परिषद है दोस्तों। और असम में 126 विधान परिषद है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें दोस्तों और 75 विधान परिषद सीटें हैं दोस्तों। 243 विधानसभा सीट है और 75 विधान परिषद सीटें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है। गोवा में 40 विधानसभा सीट है। गुजरात में 182 है। हरियाणा में 90 और छत्तीसगढ़ ये दोनों में 90 है, ठीक है। आगे देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं। और झारखंड में देखिए, झारखंड में 81 विधानसभा सीटें। झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ विधान परिषद नहीं है दोस्तों। विधान परिषद यहाँ पे झारखंड में नहीं है, सिर्फ यहाँ पे विधानसभा 81 विधानसभा सीटें हैं। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें और 75 विधान परिषद सीटें दोस्तों। 75 विधान परिषद सीटें हैं। और उसके बाद केरल में देखिए 140 विधानसभा सीटें। केरल में 140 विधानसभा सीटें दोस्तों। यहाँ विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है, यहाँ भी विधान परिषद नहीं है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा है और 78 विधानसभा सीटें हैं। मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों।
मणिपुर में 60 सीट है। और मेघालय में भी 60 विधानसभा है। मणिपुर में 60, मेघालय में 60, उसके बाद मिजोरम में 40, नागालैंड में भी 60, मिजोरम में 40 है। उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में 47 सीट है। पंजाब में 117 सीट है। राजस्थान में 200 सीट है। सिक्किम में 32 सीट है। उसके बाद तमिलनाडु में 234 सीट है। तमिलनाडु में 234 सीट है दोस्तों, याद रखिएगा। और तेलंगाना में 119 सीट है विधानसभा का, और 40 लोकसभा का से आती, ये विधान परिषद की सीटें हैं 40 दोस्तों। और उसके बाद देखिए त्रिपुरा में भी 60 विधानसभा सीट है दोस्तों। देखिए यहाँ याद रखिएगा दोस्तों कि हमारा देखिए मणिपुर हो गया, मेघालय, नागालैंड, और उसके बाद त्रिपुरा हो गया। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा 4। उसके बाद यहाँ देख लीजिए आप लोग, असम, अरुणाचल प्रदेश देखिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ एक 40 किस्म है दोस्तों, 40। मिजोरम को छोड़ देंगे दोस्तों, मिजोरम को छोड़ के देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद मेघालय हो गया। इसके सब में दोस्तों 60 सीटें हैं। सिर्फ यहाँ पे दोस्तों मिजोरम में दोस्तों 40 सीट है। और बाद बाकी असम में दोस्तों कितना सीट था फ्रेंड्स, असम में 126 सीट है दोस्तों। और उसके बाद देखिए त्रिपुरा में 60 सीट है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है और 100 राज्यसभा सीट है दोस्तों, 100 विधान परिषद सीट है दोस्तों। इस 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और 100 विधान परिषद का सीट है। उत्तराखंड में 70 सीट है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल में 294 सीट है। पश्चिम बंगाल 294 सीट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है दोस्तों, नहीं चंडीगढ़ में है, नहीं दादरा नगर द्वीप में है, नहीं लक्षद्वीप में है। दिल्ली में दोस्तों 70 विधानसभा सीट है दिल्ली में। और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में इसमें 30 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर नहीं है, नहीं लद्दाख में दोस्तों। देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में है दोस्तों विधानसभा का सीट, जो कि अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं दोस्तों कुछ टिप्पणियाँ। देखिए फ्रेंड्स, विधानसभा का लेजिस्लेटिव असेंबली देखिए फ्रेंड्स, राज्य की विधायिका का निचला सदन या एकमात्र सदन जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, विधानसभा। और द्विसदनीय विधायिका में दोस्तों उच्च सदन जो केवल कुछ राज्यों में होता है, इसके सदस्य विभिन्न तरीकों से चुने जाते हैं, जैसे कि विधानसभा से, स्नातक से, शिक्षक से और स्थानीय निकाय निर्वाचन द्वारा ये चुना जाता है दोस्तों। और उसके बाद एक बात देखिए दोस्तों, विधान परिषद का देख लीजिए फिर से। देखिए तेलंगाना में दोस्तों 119 सीट विधानसभा का और विधान परिषद का 40 सीट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा और 100 विधान परिषद है। और उसके बाद महाराष्ट्र में 78 है विधान परिषद और विधानसभा 288। कर्नाटक में दोस्तों 75 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, 75 विधान परिषद है और 224 विधानसभा है दोस्तों। 75, 78, 40, 100 हो गया। उसके बाद बिहार में है 75, उसके बाद 58 है। और आंध्र प्रदेश में 58 है, और आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में 40। ये सब चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विधानसभा देख ले हम लोग। अब देखिए आयोग और समितियाँ दोस्तों, आयोग और समितियाँ देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज और स्थानीय शासन। पंचायती राज और स्थानीय शासन में देखिए इन समितियों ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन की नींव रखी है। पंचायती राज और स्थानीय शासन, इन समितियों ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन की नींव रखी है। पंचायती राज और स्थानीय शासन दोस्तों, ये इन समितियों ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन की नींव रखी है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, पहला है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में आया था दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ये उद्देश्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की समीक्षा करना दोस्तों, इसका उद्देश्य था दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति 1957 का उद्देश्य था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 की समीक्षा करना। और मुख्य सिफारिशें इसमें देखिए, एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसमें ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर था, और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर,
और जिला परिषद जिला स्तर पर। इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को वास्तविक शक्ति और जिम्मेदारी सौंपने की सिफारिश विकासात्मक गतिविधियों में जनभागीदारी पर बल दिया गया। इसमें नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति 1977 से 78 में ये आया था, और बलवंत राय मेहता समिति ये 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 से 78 में आया था। और इसमें देखिए क्या क्या था, उद्देश्य था इसमें दोस्तों समय के साथ कमजोर हुई पंचायती राज व्यवस्था को सख्त बनाने के उपाय सुझाना। मुख्य सिफारिश इसमें था 3 स्तरीय के स्थान पर 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। एक जिला परिषद जिला स्तर पर होना चाहिए, और एक मंडल पंचायत ग्रामों या समूह के निचले स्तर पर होना चाहिए। एक जिला पंचायत परिषद जिला स्तर पर, एक मंडल पंचायत ग्रामों का समूह निचले स्तर पर होना चाहिए। नियमित सामाजिक से लेखा परीक्षा और सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की भागीदारी की सिफारिश, और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति 1985 में आया था। इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा, और मुख्य सिफारिशें इसमें की गई थी दोस्तों। जिला योजना समन्वय और संसाधन आवंटन की मूल इकाई होना चाहिए। जिला योजना समन्वय और संसाधन आवंटन की मूल इकाई होना चाहिए। विकास कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन में जिला परिषद की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। तो जिला योजना समन्वय और संसाधन आवंटन की मूल इकाई होनी चाहिए, और विकास कार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन में जिला परिषद की प्रमुख भूमिका होना चाहिए। स्थानीय नौकरशाही को सशक्त बनाना, उत्तरदायित्व की बेहतर व्यवस्था करना, ये सब मुख्य विशेषता था इसका। और नेक्स्ट है LM सिंघवी समिति, ये 1986 में आया था। उद्देश्य था इसका लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन का अध्ययन। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन का अध्ययन, इसमें LM सिंघवी समिति 1986 में। इसका मुख्य सिफारिश था संवैधानिक मान्यता पंचायती राज संस्थाओं को दी जाए, और स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय सहायता और वित्तीय संसाधन और स्वायत्तता प्रदान की जाए। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विवादों के समाधान हेतु न्यायिक अधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट है थुंगन समिति 1988। थुंगन समिति 1988 में आया था। देखिए इसका उद्देश्य था पंचायती राज में और सुधार करना तथा उन्हें संवैधानिक दर्जा देने की संभावना की जांच करना। उद्देश्य था फ्रेंड्स इसका पंचायती राज में और सुधार करना तथा उन्हें संवैधानिक दर्जा देने की संभावना की जांच करना, थुंगन समिति 1988 में। और मुख्य सिफारिशें इसका था दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं और स्वतंत्र संवैधानिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जाए। पंचायती राज संस्थानों को स्वतंत्र संवैधानिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जाए। अधिकारों और निधियों का अधिक विकेंद्रीकरण किया जाए। नेक्स्ट है गाडगिल समिति। गाडगिल समिति देखिए फ्रेंड्स ये 1988 में आया था। फ्रेंड्स गाडगिल समिति 1988 में आया था, और टिप्पणी था इसमें दोस्तों गाडगिल समिति का उद्देश्य उल्लेख प्राय पंचायती राज सुधारों के संदर्भ में होता है। इसे पश्चिमी घाट पर माधव गाडगिल समिति से भ्रमित न करें। ठीक है, देखिए दोस्तों गाडगिल समिति ये था दोस्तों। मुख्य सिफारिश में स्थानीय निकायों को कराधान की व्यापक शक्तियाँ देकर उन्हें सशक्त बनाना, नीचे से योजना निर्माण में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना, पंचायतों पर राज्य स्तरीय कानूनों के लिए दिशा निर्देश तय करना। परिणाम था दोस्तों इसका इन सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ। इन सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों इन सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 हुआ था। याद रखिए गाडगिल समिति 1988 में दोस्तों ये गाडगिल समिति का उल्लेख प्राय पंचायती राज सुधारों के संदर्भ में होता है। इन्हें से पश्चिमी घाट पर माधव गाडगिल समिति से भ्रमित न करे। मुख्य सिफारिश में स्थानीय निकायों को कराधान की व्यापक शक्तियाँ देकर उन्हें सशक्त बना, और इसी के दोस्तों इन सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित हुआ, जिससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों इसी में 1992 में। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स केंद्र राज्य संबंध। देखिए फ्रेंड्स केंद्र राज्य संबंध दोस्तों सरकारी आयोग में 1983 से 87 में ये आया था दोस्तों। केंद्र राज्य 1983 से 87 में उद्देश्य था दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। मुख्य सिफारिश से अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उपयोग बहुत कम और अंतिम उपाय के रूप में किया जाए। एक अस्थायी राज्य परिषद की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने हेतु विधायी और प्रशासनिक मामलों में राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाए। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने तो विधायी और प्रशासनिक मामलों में राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाए। नेक्स्ट था केंद्र संबंध में पुंछी आयोग 2007 से 2010 के बीच आया था पुंछी आयोग, और इसमें देखिए पुंछी आयोग में उद्देश्य था इसका कि आर्थिक उदारीकरण और गठबंधन सरकारों के बाद केंद्र राज्य संबंधों की पुनः समीक्षा। मुख्य सिफारिश इसमें देखिए राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए गए दोस्तों।
इसमें था दोस्तों मुख्य सिफारिशें इसमें दोस्तों राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए जाए, अंतर राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदों को सशक्त किया जाए, राजकोषीय संघवाद और स्थानीय शासन के बीच संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए। तो पूंछी आयोग और सरकारी आयोग का दोस्तों केंद्र राज्य संबंध था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा आयोग। शिक्षा आयोग देखिए फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग मतलब रामकृष्णन आयोग 1948 से 1949 में आया था दोस्तों। उद्देश्य था दोस्तों इसका विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और कार्यों में सुधार करना। विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और कार्यों में सुधार करना। सिफारिश था दोस्तों उदार शिक्षा पर जोर, विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता और बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण। माध्यमिक शिक्षा आयोग देखिए दोस्तों, फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदलियार आयोग दोस्तों 1952-53 में आया था दोस्तों। पहला था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण आयोग दोस्तों 1948-49 में आया था। और नेक्स्ट सेकंड था माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदलियार आयोग 1952-53 में आया था दोस्तों। उद्देश्य था इसका माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना। सिफारिश में दोस्तों पाठ्यक्रमों का विविधीकरण, बेहतर शिक्षण प्रशिक्षण और बहुउद्देशीय विद्यालयों की शुरुआत। अब अगला है दोस्तों कोठारी आयोग। ये सब भी शिक्षा से संबंधित है दोस्तों, ये सब शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। कोठारी आयोग 1964 से 66 में आया था। उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार, संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार दोस्तों। मुख्य सिफारिश इसमें देखिए एक समान 10+2+3 शिक्षा संरचना, अ कॉमन 10+2+3 स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान, समान अवसर और नैतिक शिक्षा पर बल। याद रखिएगा कोठारी आयोग संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार दोस्तों 1964-66 में आया था। अब अगला है दोस्तों हमारा सामाजिक न्याय और आरक्षण। सामाजिक न्याय और आरक्षण में देखिए मंडल आयोग 1979 में आया था। मंडल आयोग 1979 में आया था। उद्देश्य था इसका सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी की पहचान करना और उनके उत्थान के लिए उपाय सुझाना। मुख्य सिफारिश इसमें 27% आरक्षण ओबीसी के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में, पिछड़े वर्गों की सूची का नियमित पुनरीक्षण, ओबीसी समुदायों के लिए कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन। नेक्स्ट है प्रशासनिक और आर्थिक सुधार। प्रशासनिक और आर्थिक सुधार में देखिए प्रशासनिक सुधार आयोग में एआरसी में प्रथम एआरसी 1966 से 70 में। उद्देश्य लोक प्रशासन प्रणाली की व्यापक समीक्षा। मुख्य सिफारिश इसमें लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना। प्रशासनिक सुधार में ये 1966 से 70 में आया था दोस्तों। लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना, सिविल सेवा भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार। अब देखिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों 2005 और 2009 के बीच आया था। इसमें दोस्तों इसका उद्देश्य था सक्रिय, उत्तरदायी, जवाबदेह और टिकाऊ प्रशासन प्राप्त करने हेतु उपाय सुझाना। और मुख्य सिफारिश सूचना का अधिकार आरटीआई को सशक्त बनाना, पुलिस सुधार और चुनाव सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई गवर्नेंस। नेक्स्ट है दोस्तों नरसिम्हन समिति। ये सब दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार आयोग दोस्तों। नरसिम्हन समिति ये 1991 और 1998 में आया था दोस्तों। देखिए उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करना दोस्तों। मुख्य सिफारिश 1991 में देखिए दोस्तों वैधानिक तरलता अनुपात SLR और नगद आरक्षित अनुपात CRR में कमी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्ता प्रदान करना, बैंकिंग संचालन के लिए सावधानीपूर्वक मानदंडों की स्थापना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स मुख्य सिफारिश इसमें 1998 में दोस्तों बैंकों का पुनः पूंजीकरण, मजबूत बैंकों का विलय और कमजोर बैंकों को बंद करना दोस्तों मुख्य सिफारिश इसमें था। और भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक के रूप में सशक्त बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों केलकर समिति 2002 के इसके बाद अच्छा दोस्तों केलकर समिति कर सुधार और राजकोषीय समेकन से संबंधित था दोस्तों। ये मुख्य सिफारिश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का युक्तिकरण, कर संरचना का सरलीकरण, छूटों में कमी और जीएसटी की शुरुआत। और उसके बाद ई चलैया समिति दोस्तों कर सुधार ये 1991 में ही आया था दोस्तों। उद्देश्य उदारीकरण के बाद भारत की कर प्रणाली का पुनर्गठन, मुख्य सिफारिश से सीमांत कर दरों को कम करना, कर आधार को व्यापक बनाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संरचनाओं को सरल बनाना था इसमें। अब देखिए अन्य प्रमुख समितियां दोस्तों, वर्मा समिति हो गया दोस्तों 2012-13 में आया था। निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून में संशोधन पर। मलिमत समिति 2003 में आया था दोस्तों। मालिमत समिति 2003 में आया था फ्रेंड्स आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार पर। नेक्स्ट है मासेल कर समिति राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति और पेटेंट कानूनों पर। नेक्स्ट स्वामीनाथन आयोग 2004 से 2006 में किसानों के कल्याण पर। MSP सुधार, स्थिरता आदि की सिफारिश की दोस्तों। स्वामीनाथन आयोग 2004-06 में किसानों के कल्याण पर MSP सुधार, स्थिरता आदि की सिफारिश की। नेक्स्ट तेंदुलकर समिति 2009 में गरीबी के आकलन पर नई गरीबी रेखा और पद्धति सुझाई दोस्तों। तेंदुलकर समिति 2009 में गरीबी के आकलन पर नई गरीबी रेखा और पद्धति सुझाई। नेक्स्ट रंगराजन समिति 2011 में गरीबी मापने की एक अन्य विधि है दोस्तों।
देखिए रंगराजन समिति 2011 में दोस्तों देखिए अन्नपूर्ण रंगराजन। तेंदुलकर समिति क्या था दोस्तों, गरीबी के आकलन पर नई गरीबी रेखा पद्धति, ठीक है। तो स्वामीनाथन आयोग क्या था, किसानों के कल्याण पर। मसीलकर समिति क्या था दोस्तों, ये राष्ट्रीय ऑटो ईंधन नीति और पेटेंट कानून पर मसीलकर समिति। मालिमत समिति दोस्तों आपराधिक न्याय प्रणाली पे। और वर्मा समिति निर्भया कांड पे। तेंदुलकर समिति गरीबी को देखिए तेंदुलकर समिति गरीबी के आकलन, स्वामीनाथन आयोग किसानों के कल्याण, ये सब था। और रंगराजन समिति दोस्तों गरीबी मापने की एक अन्य विधि थी दोस्तों। राजन समिति गरीबी मापने की एक अन्य विधि की। नेक्स्ट कस्तूरी रंजन समिति दोस्तों। कस्तूरी रंजन दोस्तों पश्चिमी घाट की परिस्थितिकी पर। इससे पहले 2011 में माधव गाडगिल समिति ने भी इसी विषय पर रिपोर्ट दी थी दोस्तों। आगे देखिए फ्रेंड्स त्वरित पुनरावलोकन तालिका दोस्तों। त्वरित पुनरावलोकन तालिका में देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स आज हम लोग सेशन को दोस्तों यहीं तक रहने देते फ्रेंड्स। जो अब बचा है दोस्तों वो कल के सेशन में करके हमें, या आज ही होगा तो दोस्तों कुछ सेशन ला के दोस्तों इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 2.1. उसके बाद देखिए दोस्तों 2.2 दोस्तों नेक्स्ट सेशन से दोस्तों अगले सेशन से स्टार्ट होगा दोस्तों। इस यहाँ तक दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आए तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर आप लोग कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दोस्तों आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।